एक सीधा साधा टीचर जो साइकिल से स्कूल जाता था अचानक दुश्मनों के लिए काल बन जाता है। जिसने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक नहीं उठाई वो सबसे खतरनाक स्नाइपर बन गया। ये कहानी है माइकोला की, जिसने अपने प्यार और घर को खोने के बाद एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कहानी की शुरुआत डेनवर्स क्षेत्र के एक बेहद शांतिपूर्ण इलाके से होती है, जहां यूक्रेन का माइकोला अपनी पत्नी नात्स्या के साथ रहता है। दोनों उस क्षेत्र में पहले इको सेटलर्स के रूप में जाने जाते हैं। नात्स्या एक कलाकार है जिसे ड्राइंग और वुड कार्विंग पसंद है। वह माइकोला के लिए लकड़ी का एक फरिश्ता बनाती है ताकि वह एक प्रोटेक्शन एमुलेट के रूप में काम कर सके। माइकोला एक गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी है जो स्थानीय स्कूल में पढ़ाता है, जहां वह अपने साइकिल से जाता है। उनके घर के बाहर शांति का प्रतीक सफेद ड्रैगन का पंजा है जो एक प्राचीन लेजेंड को दर्शाता है। कक्षा के दौरान माइकोला को इवान नाम का लड़का परेशान करता है जो सोचता है कि उसका शिक्षक एक अजनबी और अजीब व्यक्ति है, इसलिए वह उसे वहां से हटाना चाहता है। लेकिन माइकोला कभी उसे गुस्सा नहीं दिलाने देता क्योंकि वह पैसिफिज्म में विश्वास रखता है और युवाओं के दिमाग को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। एक सुबह माइकोला जब अपने काम पर जा रहा था तो वह सड़क के किनारे खड़े कुछ सैनिकों को देखता है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब वह आखिरकार स्कूल पहुंचता है तो उसे झटका लगता है क्योंकि स्कूल पूरी तरह खाली होता है। जल्दी से टीवी देखने पर उसे सच्चाई पता चलती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। उसे वही सैनिक याद आते हैं जो उसने रास्ते में स्कूल जाते हुए देखा था और अचानक उसे अपनी पत्नी की चिंता सताने लगती है। वह तुरंत अपने घर की ओर भागता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। रूसी सैनिक वहाँ मौजूद होते हैं और नात्स्या को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। जब माइकोला उसे बचाने की कोशिश करता है तो वे उसे भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद सैनिक घर के अंदर आग लगा देते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी नात्स्या गुस्से में एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकने की कोशिश करती है। यह देखकर सैनिक बिना कोई देर किए उस पर गोली चला देते हैं और फिर चले जाते हैं। माइकोला गहरे सदमे में अपनी पत्नी की लाइफलेस बॉडी को पकड़कर रोता है, जबकि उसका घर जलकर राख बन जाता है। घंटों बाद यूक्रेनी मिलिशिया के 2 सदस्य उसे ढूंढ निकालते हैं, उसकी पहचान की पुष्टि करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह निर्दोष नागरिक है। वे उसे नात्स्या की कब्र खोदने में मदद करते हैं, फिर वे उसे अपने साथ बेस पर ले जाते हैं। जाने से पहले माइकोला नात्स्या की आखिरी निशानी के रूप में लकड़ी का फरिश्ता अपने साथ रखना नहीं भूलता। बेस पर मौजूद ऑफिसर एक अजनबी की अचानक उपस्थिति से खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि वह एक जासूस हो सकता है, लेकिन माइकोला जल्द ही खुद को साबित कर देता है। वह कहता है कि वह सेना में शामिल होकर रूसियों को अपने देश से खदेड़ना चाहता है। इसके बाद उसे कठोर ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है, जहां उसे अपने शरीर के लिमिट्स को पार करना और हथियारों को सीखना पड़ता है। ये 2 चीजें ऐसी थी जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था क्योंकि वो एक पैसिफिस्ट था। हथियारों को खोलना और फिर से जोड़ना माइकोला के लिए काफी मुश्किल होता है और इसी कारण उसके सुपीरियर्स उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन माइकोला इन बातों से प्रभावित नहीं होता और दुगनी मेहनत करने लगता है। वह देर रात तक हथियारों की प्रैक्टिस करता है और लकड़ी के फरिश्ते को अपने पास रखता है ताकि वह अपने असली मकसद अपनी पत्नी का बदला लेना कभी न भूले। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग कैंप में यह खबर आती है कि युद्ध के मोर्चे पर स्नैपर्स की भारी कमी है और सेना इसके लिए वॉलंटियर्स ढूंढ रही है। ज्यादातर लोग इसमें दिलचस्पी नहीं देते, लेकिन माइकोला तुरंत आगे आता है। हालांकि एक बार फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह खुद को साबित करने का एक तरीका ढूंढता है। वह चुनौती लेता है कि वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकेंड के अंदर AK-47 को खोलकर फिर से जोड़ देगा। जब वह यह करके दिखाता है तो सबका सम्मान जीत लेता है। अब लोग उसे रेवन नाम से बुलाने लगते हैं। स्नाइपर ट्रेनिंग की थ्योरी का पार्ट माइकोला के लिए बहुत आसान होता है क्योंकि गणित और भौतिकी में उसकी मजबूत पकड़ होती है। वह स्नाइपर ट्रेनिंग के सबसे जरूरी नियम बिल्कुल स्थिर और शांत रहना में भी माहिर हो जाता है। यहाँ तक कि जब एक ट्रेनर उसके पास जमीन पर गोली चलाता है तब भी वह हिलता तक नहीं। लेकिन जब असली शूटिंग की बात आती है तो माइकोला उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाता क्योंकि उसे बाकी लोगों से अलग एक ऐसा हथियार दिया जाता है जो युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं होता। जब भी वह इस बारे में शिकायत करता है
तो उसे बस यही जवाब मिलता है, जो दिया गया है उसी से काम चलाओ। एक बार फिर माइकोला हार मानने से इनकार कर देता है और खुद को साबित करने की एक नई योजना बनाता है। आखिरी स्नाइपर टेस्ट रात के समय होता है, जहां प्रशिक्षुओं को तब गोली चलानी होती है जब इंस्ट्रक्टर द्वारा छोड़ी गई फ्लेयर थोड़ी देर के लिए उनके टारगेट को रोशनी में लाती है। लेकिन माइकोला बाकी लोगों की तरह तुरंत नहीं फायर करता, वह उस रोशनी का उपयोग दूरी की गणना करने के लिए करता है। और फिर जब परीक्षा खत्म होती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है, तब वह निशाना लगाता है और गोली सीधे टारगेट के सेंटर में लगती है, जो किसी और से नहीं हो पाता। इस असाधारण प्रदर्शन के कारण माइकोला को सबसे ऊंचे स्कोर के साथ स्नाइपर ट्रेनिंग ग्रेजुएट होने का मौका मिलता है और उसे एक फर्स्ट क्लास यूनिट में नियुक्त किया जाता है। अपनी पहली मिशन में माइकोला और उसके साथी स्नाइपर्स को एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट मुक्त कराना होता है, जिसे रूसी सैनिकों ने कब्जे में ले लिया होता है। उनकी टीम बिना किसी को भनक लगे चुपचाप उस इलाके में घुसने में कामयाब हो जाती है और हर स्नाइपर को एक एक टारगेट सौंपा जाता है। लेकिन जैसे ही वे फायर करने वाले होते हैं, उन्हें अचानक योजना रोकनी पड़ती है, क्योंकि एक नागरिक कार चेक पॉइंट के पास आ जाती है। रूसी सैनिक कार में बैठे 2 नागरिकों को बाहर निकलने का आदेश देते हैं और उनके पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं। जब वे अपने कागजात वापस मांगते हैं तो सैनिक उन्हें लौटाने से इनकार कर देते हैं और जाने के लिए कहते हैं। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति गुस्से में अपना सामान वापस मांगने लगता है, जिससे रूसी सैनिक आक्रामक हो जाते हैं और तुरंत एक्शन में आ जाती है। वे तेज और सटीक शॉट से सभी रूसी सैनिकों को खत्म कर देते हैं, यहाँ तक कि उन सैनिक को भी मार गिराते हैं जो एक नागरिक महिला को बंधक बनाने की कोशिश करता है। मिशन खत्म होते ही माइकोला और उनकी टीम चेक पॉइंट्स पर यूक्रेन का झंडा फहरा देती है, यह दर्शाने के लिए कि अब वह क्षेत्र उनके नियंत्रण में है। जब वे बेस पर लौटते हैं तो माइकोला को पता चलता है कि उनके साथी एक अलग मिशन पर भेजे गए हैं। यह सुनकर वह अपनी खाली समय का उपयोग पुराने स्कूल जाने के लिए करता है। वहां जाकर वह धूल भरी खाली कक्षाओं को देखता है और इस वीरान माहौल को देखकर उसका दिल भर आता है। अगले दिन जब बाकी टीम वापस लौटती है तो माइकोला को एक झटका देने वाली खबर मिलती है। उसके एक दोस्त की मौत एक दुश्मन स्नाइपर के हाथों हो चुकी है। यह खबर उसकी बदला लेने की भावना को और मजबूत कर देती है। अगले मिशन में माइकोला की टीम पहले से ही एक योजना बना लेती है। वे जंगल में कुछ पेड़ों के पीछे पत्तों के अंदर विस्फोटक छिपा देते हैं और खुद भी घास में छिपकर दुश्मनों के आने का इंतजार करते हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक रूसी सैनिक जल्द ही वहां पहुंचने वाले होते हैं और जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, माइकोला फायर करने से हिचकिचा जाता है, कारण वह अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देख लेता है जिस पर उसे विश्वास नहीं होता। इवान, वही छात्र जो उसका कभी मजाक उड़ाया करता था, अब रूसी सेना में शामिल हो चुका है और बाकी दुश्मनों के साथ आगे बढ़ रहा है। माइकोला एक पल के लिए स्थिर हो जाता है, लेकिन तभी कप्तान का आदेश आता है, फायर। माइकोला तुरंत डेटोनेटर दबा देता है, जिससे विस्फोट होता है और सभी रूसी सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें इवान भी शामिल होता है। बाद में कप्तान उससे पूछता है कि वह अचानक क्यों रुक गया था, तो माइकोला उसे पूरी सच्चाई बताता है। यह सुनकर कप्तान बस इतना कहता है, इवान ने अपनी राह खुद चुनी थी। ब्रेक के दौरान माइकोला और कप्तान अपनी पुरानी यादों पर चर्चा करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। कप्तान हमेशा अपने परिवार की एक तस्वीर साथ रखता है। वह माइकोला को बताता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ यह तय किया था कि उनकी बेटियों को उसकी असली नौकरी के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, ताकि वे यह समझे कि वह किसी बिजनेस ट्रिप पर है। जवाब में माइकोला उसे लकड़ी का फरिश्ता दिखाता है और समझाता है कि यह उसके अपने परिवार का प्रतीक है। कुछ दिनों बाद यूक्रेनी सेना सीमा के पास स्थित ट्रेंचेस पर कब्जा करने में सफल हो जाती है, जिससे स्नाइपर्स की टीम को वहां अपनी पोजीशन लेने का आदेश मिलता है। उन्हें दुश्मनों का इंतजार करना होता है, क्योंकि रूसी सेना इन क्षेत्र में घुसपैठ की तैयारी कर रही होती है। हमेशा की तरह माइकोला अपनी लकड़ी के फरिश्ते को अपने पास रखता है और खुद को अपने काम के लिए तैयार करता है। लेकिन इस बार जैसे ही वह रूसी सैनिकों को आते हुए देखता है, उसकी शांति टूट जाती है। उसकी नजर उस सैनिक पर पड़ती है जिसने उसकी पत्नी को मारा था। बदले की आग में जलते हुए माइकोला बार बार कप्तान से फायरिंग की अनुमति मांगता है, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया जाता है, क्योंकि दुश्मन अभी सही पोजीशन में नहीं आए होते। लेकिन आखिरकार माइकोला का सब्र जवाब दे देता है और वह बिना अनुमति के ही गोली चला देता है। उसकी गोली सीधे उस सैनिक को लगती है, लेकिन इसी के साथ उनकी टीम की लोकेशन दुश्मनों के छिपे हुए स्नाइपर्स को पता चल जाती है। तुरंत जवाबी कार्रवाई में वह स्नाइपर कप्तान को मार गिराता है। रूसी सैनिक
तेजी से उन पर फायरिंग करना शुरू कर देती है और माइकोला को कप्तान के शव को घसीटते हुए गोलियों और बमों के बीच से सुरक्षित निकलना पड़ता है। यह सफर घंटों तक चलता है, लेकिन अंत में किसी तरह वे बेस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। बेस पर लौटने के बाद उसके सीनियर्स उसे भरोसा दिलाते हैं कि कप्तान को मारने वाले स्नाइपर्स की पहचान की जाएगी और जब वह मिल जाएगा तो माइकोला को ही उसे खत्म करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद माइकोला को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि कप्तान की मौत उसकी गलती थी। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए वह अकेले ही खतरनाक मिशनों पर जाने का फैसला कर लेता है। माइकोला की स्नाइपर स्किल्स अब भी बेहतर होती है और वह रूसी सैनिकों को मार गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन किसी के मार्गदर्शन के बिना वह जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने लगता है। इसका नतीजा यह होता है कि एक मिशन के दौरान दुश्मन की गोली से उसका हाथ घायल हो जाता है। माइकोला कुछ समय के लिए एक गुप्त ठिकाने पर छुप जाता है ताकि वह अपने जख्म को ठीक कर सके और साथ ही टीवी पर खबरें देखकर रूस के साथ चल रही राजनीतिक बातचीत की स्थिति का जायजा ले सके। लेकिन उसकी यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसे एक बेहद जरूरी कॉल आ जाता है। सेना को उस स्नाइपर्स की लोकेशन मिल चुकी होती है जिसने उनके कप्तान को मारा था। माइकोला को तुरंत वापस बुलाया जाता है। मिशन शुरू होने से पहले सभी सैनिकों को अब तक जुटाई गई जानकारी दी जाती है। बताया जाता है कि यह स्नाइपर काफी घातक है। उसकी गोलियों की रेंज बहुत लंबी होती है और अब तक वह 5 यूक्रेनी स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मार चुका है। उसका नाम सारी है। स्थिति को और भी बदतर बनाने वाली बात यह होती है कि सारी अपनी सभी हत्याओं का वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और उसे इंटरनेट पर पोस्ट करता है ताकि यूक्रेनी सेनाओं का मनोबल तोड़ा जा सके। उसने तो यहाँ तक कर दिया था कि उनके कप्तान की मौत का वीडियो भी ऑनलाइन डाल दिया। हालांकि इतनी जाने के बाद एक अच्छी बात यह होती है कि सेना को सारी की सटीक लोकेशन मिल जाती है, लेकिन समस्या यह होती है कि वह एक केमिकल प्लांट में छिपा होता है जहां भारी मात्रा में क्लोरीन का भंडार होता है। अगर वहां पर बारूदी सुरंगें लगाई जाती हैं, तो एक बड़ा जहरीला विस्फोट हो सकता है। इसलिए सेना एक वैकल्पिक योजना बनाती है। योजना के अनुसार पहले उनके स्नाइपर्स वहां मौजूद निचले स्तर के रूसी सैनिकों को मारकर रास्ता साफ करेंगे ताकि माइकोला चुपचाप इमारत के अंदर जा सके और सारी का सामना कर सके। मिशन शुरू होते ही सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं और माइकोला सावधानी से रेंगते हुए फील्ड पार कर इमारत में घुसने की कोशिश करता है। माइकोला जिस पहले सैनिक से टकराता है वह वही आदमी होता है जिसने उसके घर पर हमला किया था। वह अब भी माइकोला को पहचान लेता है और तंज कसते हुए कहता है कि उसे पहली बार में ही मार देना चाहिए था, लेकिन इस बार माइकोला मौका नहीं गवाता। एक सटीक और संतोषजनक गोली के साथ वह उसे वही ढेर कर देता है। इसके बाद माइकोला अपने साथियों को संकेत देता है कि वे हमला शुरू कर सकते हैं। सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स एक साथ फायर करते हैं और पूरे इलाके को बिना कोई अलार्म बजाए साफ कर देते हैं। अब केवल 2 रूसी स्नाइपर्स बचे हैं, जिनमें से एक है सारी। उन्हें शक नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है जब तक कि उन्हें कॉम्स पर संदेश आना बंद नहीं हो जाते। वे अपने साथियों को चेक करने निकलते हैं और उन्हें सभी सैनिक मरे हुए मिलते हैं। इसी दौरान माइकोला इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप इमारत के अंदर घुस जाता है। उधर सारी तुरंत बैकअप के लिए कॉल करता है और अपने दूसरे साथी को पहरा देने भेज देता है, जबकि वह खुद अपनी स्नाइपर पोजीशन पर लौटता है। लेकिन वहां पहुंचते ही वह चौंक जाता है। उसी पल माइकोला छिपकर बाहर निकलता है और चाकू से सारी पर झपट पड़ता है और उसे वही खत्म कर देता है। वही दूसरा रूसी सैनिक जो पहरा दे रहा था पहले से लगाए गए एक ग्रेनेड का शिकार बन जाता है। लेकिन इतनी देर में वहां बैकअप टीम पहुंच जाती है जिसे सारी ने बुलाया था। माइकोला तुरंत सारी के रेडियो का इस्तेमाल करके उन नए सैनिकों को चेतावनी देता है कि उन्होंने जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही रूसी सैनिकों से भरा ट्रक पार्क करता है, यूक्रेनी सैनिक उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं और कुछ ही सेकेंड में सभी दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। अब माइकोला को अपने जीवन के 3 सबसे बड़े दर्द का बदला मिल चुका था। अब वह थोड़ा आराम करने का फैसला करता है और अपने घर लौटता है, जहां वह नत्स्या की कब्र पर जाता है। लेकिन जितना भी उसे अपना घर याद आता है वह वहां रुक नहीं सकता, क्योंकि अभी भी उसके देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ ही समय बाद माइकोला रूसी सैनिकों का खात्मा करने के लिए एक और सोलो मिशन पर निकल पड़ता है। और इसी के साथ माइकोला की कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाए तो इंसान या तो टूट जाता है या इतिहास रचता है। बदले की आग ने उसे एक शांति प्रिय शिक्षक से खतरनाक स्नाइपर बना दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप माइकोला के फैसलों से सहमत हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ऐसी ही दमदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।